फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैसे बायोलॉजी में 340 प्लस और 360 मार्क्स स्कोर करें। माय नेम इज़ मनीष एंड माय नीट 2023 बायोलॉजी स्कोर इज़ 340। बायोलॉजी में 360 मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, हमारे दो तरह के चैप्टर हैं। एक तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है और कुछ डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड चैप्टर है। जो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर हैं, जैसे जेनेटिक्स है, हमारा रिप्रोडक्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इनका क्या करें कि आप लेक्चर लें और लेक्चर के साथ नोट्स बनाएं और नोट्स को रिवाइज करने के बाद ही तभी आप एनसीईआरटी पढ़ें। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका इन चैप्टर में जितना बिल्ड होगा उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि इन चैप्टर से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। और अगर हम बात करें डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड चैप्टर की, जैसे हमारे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इनका क्या करें, आप इनको डायरेक्ट लेक्चर लें। लेक्चर के बाद क्या करें, आप एनसीईआरटी को रीड करें। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आप क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और जो ये कुछ चैप्टर हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, हमारा एनिमल किंगडम हो गया, इनमें क्या है, इनमें डाटा बहुत ज़्यादा है। आपको जितना डाटा याद होगा आपका वो चैप्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मॉर्फोलॉजी की बात करें, उसमें मल्टीपल एग्जाम्पल हैं। रूट के टाइप हो गया, हमारा ओवरी हो गया, एस्टिवेशन हो गया, प्लेसेंटेशन हो गया। इनका क्या करा था मैंने, इनका जो एक या दो पेज पे जितने भी एग्जाम्पल हैं सबके एक चार्ट बना लिया था, उसको मल्टीपल टाइम मैंने रिवाइज करा। और ऐसे ही एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम में फाइलम बहुत सारे हैं और क्लास भी हैं। उसमें भी हर एक फाइलम का आपको यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि इसका क्या है। जैसे इकाइनोडर्मेटा है, वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। पोरीफेरा है, उसमें कोइनोसाइट पाई जाती हैं। ऐसे ही हर एक फाइलम का आपको क्या होना चाहिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल भी आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, कॉमन नेम भी और उसका साइंटिफिक नेम भी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं, साइंटिफिक नेम आते हैं। और इसका भी आप चार्ट बना लें, जितने भी एग्जाम्पल हैं और उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का और उसके एग्जाम्पल, कॉमन नेम प्लस साइंटिफिक नेम। और बात करें कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करें। एनसीईआरटी जो मैं रीड करता था, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरा ऐसा ही था कि मतलब लेक्चर लेता था, उसके बाद एनसीईआरटी को मतलब रीड करता जाता था। इतना मतलब क्लियर नहीं होता था। उसे मल्टीपल टाइम भी रीड करने के बाद एक या दो बार भी कर लिया, 2 से 3 बार भी कर लिया, तब भी मतलब नहीं लगता था कि हाँ मतलब इतनी मेरा क्लियर है ये चैप्टर। वो एनसीईआरटी आप जितना मतलब, फिर मैंने स्किप किया कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ता था। एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है, कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है, कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग क्वेश्चन हुआ है, उस रॉन्ग क्वेश्चन को आगे आप उसमें एनसीईआरटी में देखो, आप उसको मान लो पहले तो आप पढ़ रहे थे, 2 से 3 बार आप पढ़ते जा रहे हो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के, आप लगाए एनसीईआरटी को बस रीड करे जा रहे हो थोरोली, बिना ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बस ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो। बट लेकिन अगर आप कोई चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो, मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ता था और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन मेरा गलत होता उस गलत क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी में आकर देखता था। एनसीईआरटी उसका फ़ायदा ये था, क्योंकि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी में देखता था लाइन से कि हाँ इस लाइन से क्वेश्चन बना है, और उसको हाईलाइट करता था ताकि वो मेरा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन गलत ना हो। और एनसीईआरटी को जब भी आप रीड करो तो उसमें ये सोचो कि हाँ इस लाइन से एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपकी क्वेश्चन बनाने की अंडरस्टैंडिंग भी वो तभी बढ़ेगी आप जब जितना मतलब क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब पता चलेगा कि हाँ इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है, उस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब अपने माइंड में सोचो कि हाँ एग्जामिनर इस लाइन से इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करें एनसीईआरटी की, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो समरी हो, चाहे वो डायग्राम हो, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ कोई भी कंटेंट हो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। स्टडी मटेरियल की बात करें, जो मैंने स्टडी मटेरियल फॉलो करा था, मेरा स्टडी मटेरियल मतलब लिमिट रखा था, क्यों बस मैंने जो बात करें बुक्स की, ओनली एनसीईआरटी 11th 12th के एनसीईआरटी और अपने जो क्लास नोट्स थे और शॉर्ट नोट्स, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा, कोई मतलब रेफरेंस बुक ये नहीं। आप बस ओनली एनसीईआरटी 11th 12th और जो ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करा था, डीपीपी सॉल्व करी थी, जो हमारे उसमें कोचिंग में थी, डीपीपी की सॉल्व करी थी। और जो हमारे कुछ चैप्टर के मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज, वे सॉल्व करे थे। सब चैप्टर के नहीं करे थे, जो कुछ
जो ज़्यादा जिनका डाटा ज़्यादा था, जैसे मोलिकुलर बेसिस हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनके क्या करे थे मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करे थे जिनका वेटेज ज़्यादा है, मतलब कॉन्सेप्ट जिनमें कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं उनके मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करे थे। और जो टेस्ट होता था हमारा हर संडे वे क्वेश्चन, और इसके लिए PYQ करना तो मस्ट है, PYQ करे थे वो तो मैं मतलब जब भी चैप्टर ख़त्म होता था उसके बाद ही PYQ, और उसको रिवाइज भी करता रहता क्योंकि PYQ से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैंने DPP हो गया, और जो टेस्ट के क्वेश्चन PYQ और टॉपिक वाइज क्वेश्चन वो भी कुछ चैप्टर के। आप स्टडी मटेरियल यही क्या करा मैंने, मतलब मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज़ करा एग्ज़ाम से पहले, मतलब कई मल्टीपल टाइम 6 से 7 बार मतलब इसे रिवाइज़ करता है। मल्टीपल टाइम जितना रिवाइज करोगे उतना वो बेटर होगा, आप एग्ज़ाम में तभी कर पाओगे। अगर आपका स्टडी रिसोर्स ही इतने ज़्यादा है, आप एग्ज़ाम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मान लो 3-4 बुक फॉलो कर रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप चाहे एक बुक करो बट लेकिन एक बुक को भी मल्टीपल टाइम फॉलो करो उसको, और NCERT को मल्टीपल टाइम पढ़ते रहें। जब भी पढ़ें हर एक लाइन को ये सोचें कि हाँ इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है। और टाइम मैनेज की बात करें तो टाइम मैनेज आप इस तरीके से कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो मैंने क्या करा था, बायोलॉजी MR सर थे फिजिक्स में, उन्होंने बताया था कि बायोलॉजी काफ़ी मतलब सही कहा था, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप स्टार्टिंग में इसे मतलब ज़्यादा 50% टाइम दोगे और बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री को 25 दोगे तो मतलब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक हो जाएगा। बायोलॉजी को आप स्टार्टिंग में 20% टाइम दें, और एंड में जब 1 या 1.5 महीना बच जाए तो आप बायोलॉजी को 50% टाइम दें। ये अगर 20% भी आप टाइम दोगे, एवरेज 3 घंटे आप केमिस्ट्री को दे रहे हो, 3 फिजिक्स को दे रहे हो, 1.5 घंटा बायोलॉजी को, तो वो सफिशेंट है 1.5 घंटा। वो लेक्चर के अलावा वो 1.5 घंटा है, वो भी क्या है आपका सफिशेंट है बायोलॉजी में। बट एंड में आप बायोलॉजी को 50% टाइम दें, क्योंकि 50% पोर्सन नीट में बायोलॉजी का ही आने वाला है। आप इसमें जितना अच्छे स्कोर करोगे उतना आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो आप यही करें, स्टडी मटेरियल आप लिमिट रखें, लेक्चर लें, लेक्चर के बाद NCERT को मल्टीपल टाइम, जब भी NCERT पढ़ें उसकी हर एक लाइन से ये सोचें कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और हर एक लाइन समरी भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उससे आपका क्लैरिफिकेशन होता रहेगा कि हाँ इससे मतलब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, मेरी प्रिपरेशन में 300 मतलब मेरे 340 आए हैं, 4 क्वेश्चन भी बाय मिस्टेक मेरे गलत ही हुए हैं। अगर मेरा जो ये है, मैंने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ NCERT तो रीड करता था पर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बायो में जब भी मतलब फ्री टाइम हो, आप वॉक पे जा रहे हो तो बायोलॉजी की ऑडियो बुक है, यूट्यूब पर भी पढ़ी हैं, आप उसको सुने। मतलब थोड़ा तो आपके माइंड में जाएगा कि मतलब लाइन थोड़ी क्लियर तो होंगी, आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करोगे, वो लाइन बोलेगी। ऑडियो बुक सुने आप फ्री टाइम हो जब भी। और यही अगर आप ये सब भी करते हो, आप स्टडी मटेरियल लिमिट रखें, स्मार्ट वर्क करें, जितना कम वो रखोगे आप स्टडी रिसोर्सेज उतना ही बेटर होगा। थैंक यू। अगर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप केमिस्ट्री में कैसे मैंने 150 मार्क्स स्कोर करा आप ये कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।